अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के सर पर भी स्विस हुकाम को खत लिखने की तलवार लटक रही है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म के खत को हर हाल में लिखना ही होगा, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कि हमें भले कितने ही वज़ीर-ए-आज़म कुर्बान क्यों ना करने पड़े, हम खत नहीं लिखेंगे। लेकिन अदालतों के एहतराम में आज वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ तौहीन अदालत पर इजहार वजूह के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में पेश तो होने जा रहे हैं। क्या अदालतों में सिर्फ पेश होना ही अदालतों का एहतराम कहलाता है? तो अदालतों की जो अहकामात हैं उनकी हैसियत क्या रह जाती है, इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल भी हमारा आज का इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि क्या राजा परवेज़ अशरफ खत लिखेंगे या अदालत उन्हें भी गिलानी साहब की तरह घर का रास्ता दिखा देगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, आप तो बड़ी बड़ी और बड़े लोगों की खबरों की बातें कर रहे हैं, तो कुछ हम जैसे लोगों की खबरें भी हो जाएं। एक तो लाहौर शहर में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो बच्चे पे तशद्दुद हुआ, उसकी फुटेज भी है हमारे पास और उसकी तफसील हम अपने उमर याकूब जो हमारे नुमाइंदा है उनसे भी लेंगे और देखेंगे 10 साल बच्चे को कैसे बेदर्दी से पीटे गया। जिन बच्चों को खेल के मैदान में होना चाहिए या स्कूल में होना चाहिए, एक तो हम उनसे मुशक्कत करवाते हैं और फिर उनके साथ क्या सलूक करते हैं। इसके साथ ही आज हमने ट्रेन का जो पाकिस्तान में रेलवे का क्राइसिस है, इस हवाले से बलवाल से हम एक स्टोरी लेंगे। मिर्जा असलम बेग भी हमारे साथ होंगे। हम देखेंगे कि हमने क्या शक्ल बना दी अपनी रेलवे की। इसका थोड़ा सा तकाबुल हम इंडिया के साथ भी करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वो कहाँ तक इसमें रहे और हमने क्या किया। और तीसरी खबर है शाजिया मेरी, देही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ढांचा वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। PSDP जो है उसमें पैसे नहीं है, फंड नहीं है और करीबन 52 ऐसे ब्रिजेस दरकार हैं जिनके ना होने की वजह से 5 से 6 लोग सालाना मरते हैं, वो बह जाते हैं पानी में या उन्हें क्रॉस करने एक ख़तरनाक। इस पे हम बात करेंगे। और आखिर में नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जिसमें ये अफवाह फैली है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हमारा कोई इरादा नहीं है अभी ऑपरेशन करने का, मगर लोग नहीं मान रहे और हज़ारों लोग जो हैं वहाँ से वो हिजरत कर रही हैं। तो किस तरह हमने अपनी आबादियों को किस हालात में मुब्तला कर रखा है, इस पे बात। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबसे पहले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान वहाँ मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर का क्या माहौल है ये आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीन नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। इजहार वजूह के नोटिस में मोहम्मद कामरान हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, मामला एक है, चेहरा बदला है। पहले गिलानी साहब थे, अब राजा परवेज़ अशरफ हैं। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ एक ही है कि ख़त नहीं लिखा जाएगा, तो दरमियानी रास्ते की हमेशा बात की गई, तो किस तरह का दरमियानी रास्ता निकल सकता है कामरान? देखिए शाजिया, ये जब राजा परवेज़ अशरफ ने मनसब इक़्तिदार पर फाइज हुए हैं, उस वक्त जो पहला हुक्मनामा आया था उसमें ये कहा गया था, अदालत ने यह लिखा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ जो कि नए वज़ीर आज़म हैं वो हमारे अदालती अहकामात पर अमल करेंगे, क्योंकि इससे पहले इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर इसी केस में इससे पहले के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको हमने नाअहल करार दिया था। ये वो वर्डिंग है जो कि पहले हुक्मनामे में लिखी गई थी। यानी अदालत ने करार दे दिया कि ये केस भी वही है, इल्ज़ामात भी वही हैं और हुक्म अदूली की सूरत में इसमें जो सज़ा है वो भी वही होगी जो यूसुफ रज़ा गिलानी को मिली थी। यानी राजा परवेज़ अशरफ भी सीधे सीधे नाअहल हो जाएंगे। अब जो दरमियानी रास्ते की बात आई है, ये अटॉर्नी जनरल और जब रोस्टम पर आए थे और उन्होंने कुछ वक्त लेने की इस्तदा की थी, उस वक्त कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी अदालत की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ ख़त लिखने की बात की है कि पैराग्राफ नंबर 177 और 178 जो है NRO फैसले का, उस पर अमल किया जाए। हम नहीं चाहते कि आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात खुलें, हम ये भी नहीं चाहते कि आसिफ जरदारी को हटाया जाए। इस किस्म की ऑब्जर्वेशन थी जिसकी बुनियाद पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम आपकी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर कोई दरमियानी राह निकाल लेंगे। अब यही चीज़ जो है वो सामने आनी है कि वो कौन सी दरमियानी राह है, वो कौन सा खत होगा, उसका क्या मतन होगा जो कि अदालत को भी मुतमईन कर सके और आसिफ अली जरदारी जो है वो भी उससे मुतासिर। अच्छा कामरान, मैं एक और हवाले से आपसे एक और हवाले से बात करना चाहूँगा। ये खबरें आ रही थी कि इस दफ़ा जो अभी खोसा साहब का इंटरव्यू भी चला है गवर्नर पंजाब का, और भी खबरें आई हैं कि जी हम अवाम रिएक्ट करेंगे। अवाम मुराद ये कि ये इंडिया इशारा दिया गया था कि पीपल्स पार्टी इस तरह से इसको नहीं लेगी जैसे गिलानी साहब के वक्त हुआ था। इस हवाले से क्या फील है वहाँ पे, और क्या कोई अंदर की खबर भी है कि कोई क्या इनकी मनसूबाबंदी है, ये जस्ट ये बातें ही हैं?
देखिए काजी साहब, गुज़िश्ता रात आधी रात तक तो शायद यही जो बात आपने की है, इसी पर शायद इत्तफा किए हुए थे हुक्मरान। और वो जो फैसला पहले किया गया था कि वज़ीर आज़म पेश नहीं होंगे, उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म का ये कहना था, उनका मौक़िफ़ था, उनके जो कानूनी हल्के थे उन्होंने कहा था कि जनाब इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश होते रहे हैं अदालतों के एहतराम में, लेकिन खाली एहतराम जो है वो काम नहीं आया। जैसा कि शाज़िया ने इससे पहले कहा था कि सिर्फ अदालतों में पेश होना ही एहतराम नहीं होता है, फैसलों पर अमल करना पड़ता है। इसी तनाजुर में उनका कहना था कि अगर आप भी पेश हो जाएंगे लेकिन फैसला वही होगा जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी का हुआ था। इसी तनाजुर में ये फैसला पहले किया गया और कानूनी टीम ने मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म पेश ना हो, ताकि एक जो रिएक्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हो सके। कामरान, हम कह सकते हैं कि आज मजीद टाइम दिया जा सकता है और राजा साहब को? जी बिल्कुल शादिया, ऐसा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आज तो सिर्फ उन्होंने इज़हार वजू के नोटिस का जवाब देना है, आज वो वजह बताएंगे। अगर उस वजह से मुतमईन ना हुई अदालत और कोई फौरी फैसला करना चाहा तो वो फौरी फैसला जो है वो फ़र्द जुर्म की सूरत में सामने आ सकता है। लेकिन यकीनी तौर पर यह पहली पेशी है, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, पहले फ़र्द जुर्म का इज़हार वजू का जवाब आता है, उससे अदालत मुतमईन ना हो, फिर फ़र्द जुर्म का फैसला किया जाता है, फ़र्द जुर्म लगती है, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में हुआ था। फिर गवाहान लाए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि टाइम लगेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि आज कोई फाइनल डिसीजन जो है वो राजा साहब के खिलाफ आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। शायद काजी साहब पीपल्स पार्टी भी यही चाहते हैं कि जितना इसको डिले किया जाए, जितना इसको लटकाया जाए, उतना ही उनके लिए बेहतर है। ये अब कौम देख रही है वो क्या, अब इसमें और मबाइस शुरू हो गई हैं। एक तो बहस ये शुरू हो गई है कि 52(8) भी अब चूंकि नहीं है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का ये एक तरीका है? क्या जो कोर्ट है उसने कोई और गेन किया है, रूम और मजीद गेन की है, और ये क्या तरीके, इस अब बातें हो रही हैं। लेकिन मैं जैसे और बातें करते रहते हैं हम शाजिया कि जितने हम मसाइल में घिरे हुए हैं उसमें यूँ लगता है कि हम अटक के रह गए, एक जगह पे रुक के रह गए हैं। आम आदमी जब इसको देखता है, अब ये दूसरी दफ़ा हो रहा है, अगर आप एक सर्वे भी करवा लें या जो मेरी बातें होती हैं आम लोगों से, तो उसमें जो है वो लोग यही कहते हैं कि भाई इससे क्या निकालना है और इससे क्या निकलना है। रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। जिससे भी बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है, हम ख़त नहीं लिखेंगे। पहले वज़ीर आज़म की कुर्बानी दी जा चुकी, दूसरे वज़ीर आज़म आज पेश होने जा रहे हैं, दरमियानी रास्ते की बात की जा रही है। आपके नज़दीक वो दरमियानी रास्ता कौन सा हो सकता है? देखिए, दरमियानी रास्ता जिसका बेंच भी एक्सप्रेसली इजहार किया गया है वो तो सिर्फ सिंपल इतना सा है कि एक ऐसा लेटर लिखा जाए जिसमें ये कहा जाए कि ये एनआरओ की बुनियाद पर जो है ये मलिक कयूम साहब ने एक लेटर लिखा था और बाद में उस एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम न सिर्फ करार दिया बल्कि पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक नहीं की और जजमेंट की बुनियाद पर यह कह दिया जाए कि हम उस जजमेंट की रोशनी में वो लेटर जो मलिक कयूम साहब ने लिखा था उसको विड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो ये तो एक दरमियानी रास्ता है। अब रहा कि उसका क्या फॉल आउट क्या होगा या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये तो बहुत से इसमें प्रोवाइजो इफ्स एंड बट्स है। अगर ये चाहें तो ये बात बाहर लिख सकते हैं, जिसकी शायद जरूरत नहीं है कि जनाब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो जो है उनको वही स्विस केस का जो एक दूसरा हिस्सा है जो पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, तो उसमें कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि उनको आर्टिकल 248 के तहत इम्यूनिटी हासिल है। और बेशक शायद ये भी लिख दिया जाए, गो की जरूरत नहीं है कि जनाब वहां का जो केस है वो भी शायद इसलिए प्रोसीड नहीं कर सकता, तो और बहुत सी बातों के अलावा जो कि वहां का कानून जो है इस बात की इजाजत देता है कि नहीं कि वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ था उसको कैसे रीओपन किया जाए, ये भी बेशक लिख दिया जाए कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत भी उनके खिलाफ ट्रायल नहीं हो सकता। तो जिस तरह का दरमियानी रास्ता आपने बताया, जो आपने बताया कि इस तरह लिखा जाएगा उस खत में, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे भी डरते हुए, इसके असरात से डरते हुए लिखने से कतराएगी कि हम ये भी नहीं लिख सकते? देखिए ना, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मसला है वो तो एक पॉलिटिकल फैसला है जो उन्होंने करना है, क्योंकि इन एनी केस अगर कोई इस किस्म का लेटर लिख दिया जाए तो वो एक एम्बेरसमेंट का पहलू तो निकलता है ना कि हुकूमत पाकिस्तान खुद जो है अपने प्रेसिडेंट के हवाले से एक लेटर लिख लाए। और दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने सिर्फ लेटर इस हद तक भी लिखा कि जनाब हम वो मलिक कयूम साहब का लेटर विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अब मैं मीडिया को थोड़ा सा इल्जाम दे रहा हूँ, ये भी तो पता नहीं कौन कौन सी फिर कहानियां छापेंगे। और चूंकि अब मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में सारी कौम को इस केस की वजह से तकसीम सी हो गई है, इवन मीडिया भी तकसीम हो गया है। एक मीडिया है वो एक फरीक की हिमायत कर रहा है, दो फरीक ही बन चुके हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अब
सिंपल लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं रहा। अच्छा जज साहब ये फरमाइए कि जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह दरमियानी रास्ता तो ये होगा कोई फेस सेविंग टाइप वाला बात लग रही है। अगर ये दुरुस्त है तो जो हिजान हमने बपा कर रखा है और एक अरसा से, अगर इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता, और एक जानब यह भी ज़हन में रखिएगा जहाँ तक करप्शन का मामला है, नैब के चीफ कहते हैं 6 से 8 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन है, खेल वहीं पे है, हालात वहीं पे है, तो फिर हमने इस सब खेल में से क्या खोया, क्या पाया या क्या मिलेगा हमें? देखे ना, इसमें तबाही ऑलरेडी हो चुकी है मेरा ख्याल। आप कह रहे हैं क्या पाया, हमने जो पाना था वो पा लिया। और दूसरी बात है, ये जो हिजान की बात कर रहे हैं, जो इस खेल की बात कर रहे हैं, हम सब उसमें फरीक है, हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला हुआ है, जिसमें मीडिया का भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, हम सब हिस्सा है। लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है और उनके लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल। इसी के साथ ज़मीनी सवाल जुड़ा हुआ, आपने कहा मीडिया भी इसका हिस्सा है और रियासत जिस तरह तकसीम है वो भी देख रहे हैं। अवाम का, आम आदमी का, गली में जो एक शख्स है उसका कुछ लेना देना है इस मामले से? उसने देखा ना, जो आदमी भूखा है उससे जब पूछेंगे कि 2 + 2 क्या होता है, तो वो कहेगा 4 रोटियां हैं। जो आदमी प्यासा है वो पानी के गिलास की बात करेगा। देखे ना, यहाँ पर तो साफ पानी तो दूर की बात है, वो गंदा पानी भी पीने को बहुत से लोगों को अवेलेबल नहीं है। ये थर की साल ले ले, बहुत सारे लोग वहां पर माइग्रेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का अपना इशू है, क्रिश्चियंस का अपना, मतलब देखिए कौन सा ऐसा इशू है एक्सटर्नल या इंटरनल जिसको हम फेस नहीं कर रहे। लेकिन आप उठा के देख लें, ये तमाम आज के अखबार उठा ले, देख ले, तमाम टॉक शो देखें, ये किस इशू पर हो रहे हैं। वो पता नहीं, ये खत जो है वो तो एक ऐसा कंबल है, पता नहीं वो कंबल हमें नहीं छोड़ रहा या हम कंबल को तो जस्टिस बेहतर नहीं है कि इस मामले को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये खत नहीं लिखवा सकती अपने रजिस्ट्रार के जरिए? देखिए, ये एक ऑप्शन था, जो 6 ऑप्शन दिए थे उसमें ये भी एक ऑप्शन था कि ये जो है हम एक कमीशन मुकर्रर कर देंगे, उसके जरिए लेटर लिखा जा सकता है। और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी ऐसा करने की इजाजत देते हैं, और जनरल लॉ जो है उसके तहत भी ये मुमकिन है। और आमतौर पर केसेस में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिग्री पास हो जाती है, तो अगर वो जो डिफेंडेंट जो इसके खिलाफ डिग्री हो वो अगर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करता, तो फिर जो है वो सिविल नासर जो कोर्ट का होता है वो डिग्री वो जो सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहा है, ये मुमकिन है और ये एक ऑप्शन था। अच्छा जज साहब ये फरमाइए, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये 2 + 2 4 है आम आदमी का तो मसला। जब आम आदमी को हम साफ पानी का गिलास नहीं दे सकते, 60-70% लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, और इस तरह के हजारों और इशूज हैं जिनकी बहस में जाना जरूरी नहीं है, अगर जब हम वो सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर कौमें खुद ब खुद ऐसे मामलात में उलझ जाती हैं। क्या समझते हैं आप? देखे ना, ये फिर कौमें, ये फिर हमारा हशर वही होता है जो कि इस वक्त हो रहा है। अब आप ये देख लें कि दुनिया में एक मेला लगा ओलंपिक्स का, और हमारी 18-19 करोड़ की आबादी है और हमें एक मेडल नहीं मिला, तो इससे अंदाजा तो लगे ना कि ये हमारा फॉलो तो फिर यही है। कौन सा ऐसा इशू है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हम जो है दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल है? हम तो इसी किस्म के मामलात में उलझे हुए हैं। जी हाँ, आवाम के लिए प्रायोरिटीज को सेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। कायद साहब, आज अखबारात में भी खबर लगी हुई है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर कोई ऐसा फैसला आया गिलानी साहब की तरह नाअहल करार दिया जाएगा, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, सख्त किस्म का रद्द अमल देंगे। ये तो मैं अर्ज कर चुका हूँ, पिछले प्रोग्रामों में भी इशारे आए हैं, हर तरफ से इशारे आए हैं। अब हम रिसोर्सेज को बता नहीं सकते कि जी हम कोई इसको रजिस्ट करेंगे। ट्रेन मार्च की उन्होंने बात की कि जी हम करेंगे ट्रेन मार्च, मगर इस पर मुझे एक बड़ी अच्छी बात, जो हमारा प्रोग्राम बदतमीजियाँ आता है उसमें उन्होंने अच्छी बात कही कि जी ट्रेन मार्च जरूर कर लीजिएगा अगर ट्रेन चल रही हुई, ट्रेन चल रही हुई, ट्रेन में मतलब ट्रेन चल नहीं रही और ट्रेन मार्च की बातें कर रहे हैं। इसी तरह पानी नहीं है और नहीं है और बेशुमार इशू। अभी जो मेरी स्टोरीज हैं जो हम नेक्स्ट हाफ में उस पर डिस्कस भी करेंगे शाजिया, तो ये जिस तरह जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि हम क्यों आम आदमी से सियासत को दूर लेके चले गए, और ये इससे फिर हम कैसी दुनिया बना रहे हैं। ये दुनिया शाजिया, मैं अगर एक फार्म हाउस में भी रह रहा हूँ या एक बहुत ही पुरतईश जगह पे भी रह रहा हूँ, मगर असल सवाल तो ये है कि मैं अपनी औलाद और अपने बच्चों के लिए कौन सा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। क्या वो महफूज होगा उसके लिए? कि हम इस तरह से नहीं सोच रहे। और बिल्कुल बिल्कुल इतनी ज़ाती, और जैसे मैं आज अपनी स्टोरीज पे भी बात करूँगा कि कितना इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। एक तो हर इंसान जो है वो अपनी ज़ात के आगे देख ही नहीं सकता। जिस तरह ये बच्चे की स्टोरी थी जिसे आज हम करेंगे, हम किसी के बच्चे को अपना बच्चा ही नहीं समझते। तो हमारी जो इज्तिमाई जो ज़िंदगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। मगर इस जुडिशरी के हवाले से मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये जो इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इसमें अब ये बातें होना शुरू होगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया था
कि क्या प्राइम मिनिस्टर को निकालने का, अब फौज तो आ नहीं रही, आ भी नहीं सकती फिलहाल, लगता यही है कि क्राइम ऐसे नहीं है। हु विल टेक ओवर दिस डिजास्टर, यानी एक इकोनॉमिक जो एक आपने इसको क्या बना दिया है। ये हुकूमत आपको लगता है ना कि सारी सूरत हाल को इलेक्शंस की तरफ लेकर जा रही है, इसीलिए डिले किया जा रहा है, निगरान हुकूमत आ जाए, उसकी निगरानी में इलेक्शंस हो जाए, ये मामला इलेक्शन के बारे में तो कायरा साहब का आज बयान आ गया कि हम मई में करेंगे, मई 2013 में होंगे। अच्छा, लेकिन मैं सोच रहा था अगर मई 2013 में करेंगे तो फिर कितने प्राइम मिनिस्टर दरकार होंगे अगर इस तरह से ये अगर चलती रही करने के लिए। सही, एक कॉलर है अमेरिका से, असद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया, अस्सलाम वालेकुम काजी भाई एंड अस्सलाम भाई जी। दरअसल ये मेरी दो छोटी छोटी बातें हैं एंड प्लीज डोंट इंटरप्ट मी एंड डोंट कट माय कॉल। क्या है कि पहली बात तो ये है कि जो फैसला गुलानी साहब के साथ हुआ था वो एग्जैक्टली इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी में बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई है डाकुओं की। मेरा ख्याल है इसी तरह हम एक के बाद एक इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ना इलेक्शन के हवाले से मैंने बात की, देखिए जितने भी आपके सियासी जो प्रोग्राम होते हैं, जितने भी टॉक शो होस्ट है, मेरी उनसे गुजारिश है, बहुत मुदवाना गुजारिश है, क्योंकि ये आधे पाकिस्तान का ये सवाल होगा। जितने भी ये पार्टीज के सरबराह हैं और जितनी भी पार्टीज की मैनेजमेंट है, उनके वो क्या करते हैं, उनके कितने जानने वाले उनके पार्टीज में हैं, कितना किस उनका जराए माश क्या है, ये सब लोगों के सामने लेके आए ताकि इलेक्शन से पहले लोग अपना, और दूसरा ये कि उनके इकोनॉमिक प्लान्स पता करेंगे, उनके इकोनॉमिक प्लान्स क्या है, ताकि वो लोगों के सामने खुलकर सामने आ जाएं कि लोग अपना सही वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जो अब जो इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत सारी मुश्किलात हैं। नंबर एक, क्योंकि इतना असलहा बाहर पड़ा है लोगों के पास कि ये जो इलेक्शन है ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही फैसला कुन इलेक्शन साबित होगा अगर इन्होंने ये जो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असद। हमारे ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, जाने से पहले कमेंट, इन कॉलर के कमेंट से लगता है कि आवाम तंग आ चुके हैं इस तरह के मामलों से। लेकिन ये कि उन्होंने जो बड़ी वाज़ेह बात और बड़ी जायज़ बात की कि इनके ज़राए आमदनी पता होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, किसी हवाले से भी जो आपका रिज्क है उसकी दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। और फिर जो लोग हमें लीड कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क को आगे तारीख में लेके जाएंगे, भाई उनका खाना पीना कहाँ से आ रहा है, जो ऐसे लोग लीड कर रहे हैं अगर तो वो गिलानी सिक्के साहब की तरह नायल करके बारी बारी घर भेज दिया, तो ये इनका मुतालबा जायज़ है। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे, कुछ और अहम खबरें हमारे पास जो इन पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद अमेरिका से कॉलर है लियाकत। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा नाम लियाकत है, न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी जी। आप शाजिया अकरम साहब हैं? जी जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ, बात कीजिए। जी शाजिया बेटा, मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। अच्छा। हाँ जी। तो बात ये है कि ये जो पाकिस्तान है ये दुनिया की तारीख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 14 अगस्त 1947 तक दुनिया का पहला मुल्क है जो एक नजरिए के तहत बना है। लेकिन उस नजरिए की जितनी खिलाफ वर्जी पाकिस्तानी माशरा या पाकिस्तान कर रहा है, इतनी कहीं भी नहीं होगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो NRO का केस है, क्या किसी पैगंबर को इस्तिस्ना हासिल है कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा? मतलब ये है कि अगर इस प्रेसिडेंट को ये इस्तिस्ना है और ये पैगंबर से भी बड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ जो लफ्ज इस्लामिक का है वो खत्म कर दें। ठीक है, शुक्रिया लियाकत आपका। बड़ी उनकी ये राय है। बात तो ये उनकी है कि जी हमारे जो मजहबी जो मेयारात हैं उसमें तो ये है, ये अगर नहीं उन्हें है। इस्तिस्ना हासिल नहीं लेकिन ये है कि फिर दुनिया में जो आइन बना उसमें उन्होंने रखी ऐसी प्रोविजंस, और जाहिर है जब तक इतनी क्लास रिडन सोसाइटी हो तो फिर पर्क्स जो होते हैं ऊपर वालों के कुछ और होते हैं, नीचे वालों के कुछ और होते हैं, तो बात तो उनकी ठीक है। मैं आपकी खबरों की तरफ शादिया, मैं अगली खबर की तरफ आता हूँ और ये बड़ी एक दिलखराश खबर है। हाँ जी। जिसमें मैं सुबह आया तो आज ही देखा कि एक 10 साला बच्चा, फूल जैसा बच्चा था, उसे बेदर्दी से पीटा उसके मालिक ने, और वो एक होटल में काम करता था।
और पहली तो दुख की बात यह कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, प्ले ग्राउंड में होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए जिनके हाथों में, उनको हम उससे मुशक्कत करवाते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, फिर उन्हें ऐसे जानवरों के आगे डाल देते हैं। और फिर ये आप देख रहे हैं उसकी कपड़े फटे हुए, जुल्म उस पर किया गया, वहशाना तशद्दुद किया गया इस पर। लेकिन शाजिया, एक इसमें मुझे जो बात फील हुई वो ये कि हम क्यों इन सब बच्चों को अपना बच्चा क्यों नहीं समझते? हम किस इसका कसूर तो बता दें। कसूर क्या इसका ये था कि ये काम करते करते सो गया, आंख लग गई, बच्चों की नींद भी आ जाती है, और साथ ये कि उस पर 1.5 लाख चोरी का इल्जाम लगा दिया उस मालिक। अब यहाँ इसलिए जब हम कहते हैं ना कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता, कोई किसी जो जुर्म करे उसको उसके सारे उसके मुआफिज निकल आते हैं। याद है यहाँ पे पुल गिरा था, तो सबसे पहले यानी उससे कबल कि कभी कोई तहकीक हो, पहले आके ब्यूरोक्रेसी के जो हेड हैं उन्होंने आकर नहीं 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 ये ट्रक नहीं गलती सी, वो नीचे से क्यों गुजरा। ये जब तक ये कल्चर है। और फिर एक और बात, ये और भी बात जुड़ी हुई है, जब हम अपने समाज को डेवलप नहीं कर सकते, उसको हम स्कूल नहीं बना सकते, इन बच्चों को हम जो है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास वसाइल हैं, 8 अरब रुपया डेली चोरी करने के वसाइल हैं। ये वसाइल अगर हम यहाँ ट्रेजेडीज हमें ना देखने पड़े। उमर याकूब हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जरा मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। उमर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बच्चा इस वक्त ये कहाँ है, क्या नाम है इस बच्चे का, बच्चे के घर वाले क्या कहते हैं, खास तौर पर उस मालिक के बारे में बताइए, वो कहाँ है जिसने इतना वहशाना तशद्दुद किया? जी शाजिया, ये जब रात को वाकया पेश आया तो उसके बाद हमें कैसे पता चला, वो एक अजीब सिचुएशन थी कि वहाँ से जो शख्स वहाँ पर होटल पर खाना लेने आया, उसने बच्चे की हालत देखी, जिसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। उस बच्चे से पूछा कि आपको हुआ क्या, तो पहले तो उसने बताने से गुरेज किया, फिर जब हाथ में देखा इसके हाथ में खून निकल रहा था, तो उससे पूछने मजीद उसने जब पूछने की कोशिश की, तो फिर उसने बताया कि मेरे जो होटल का मालिक है उसने मुझे मारा है बुरी तरह से। तो उसके बाद वो उसको साथ ले आया और वो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा वाकया पेश आया, तो मैं उनके पास गया हूँ, उनसे पूछा, उन्होंने यही कहा कि, बल्कि मैंने जब होटल के मालिक से पूछा तो उनका ये कहना था कि इस बच्चे ने 1.5 लाख रुपए चोरी किया है। उसने फौरन ये इल्जाम आयद कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपने कहाँ से चोरी किया उसने 1.5 लाख रुपया? जी 1.5 लाख रुपया आपने गले में रखा था, कहाँ रखा था? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने, इस बच्चे ने वक्तन आए रोज ये चोरियां करता रहता है, तो वो जो रकम बन गई है वो 1.5 लाख रुपया बन गई है। अच्छा। तो पहले इस बात पे बड़ी हैरत हुई। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप इस बच्चे को पैसे कितने देते हैं और कितनी देर का काम करवाते हैं? तो उन्होंने कहा जी 5,000 रुपए इस पे माना तनख्वाह है जो हमने देते हैं, और इस बच्चे को हमने मेलसी से बुलवाया हुआ है, वहाँ पर इसकी फैमिली तो वहाँ पे रहती है लेकिन ये काम यहाँ पर कर रहा है। सिर्फ यही बच्चा है जो मेलसी से यहाँ पर बुलाया गया है, और 15 घंटे, मैं आपको दोबारा बताऊँ कि 15 घंटे दिन में ये बच्चा काम करता है वहाँ पर, और उसी होटल पे रहता है। मतलब कि जब भी इसकी आंख खुलेगी ये ड्यूटी पे होगा और काम कर रहा होगा। तो इस दौरान जब बच्चे से मैंने पूछा कि आपको मारा क्यों है, कहता कि मैं काम करते करते रोटियां पैक कर रहा था, पैक करते करते मेरी आंख लग गई और मैं साइड पे बैठा हुआ, मेरी दीवार के साथ मैंने टेक लगाई, मेरी आंख लग गई। तो मालिक ने देख लिया, वो काउंट। अच्छा, कितने अरसे से इस होटल पे काम कर रहा था उमर? ये 8 महीने से इस होटल पे काम कर रहा है, और उससे ये कहना है कि 8 महीने से मैं यहाँ पर ही हूँ अभी तक। अच्छा उमर, एक बात बताइएगा, मुझे एक और इशारा मिलता है, मेरे और तजर्बे में भी आया कि बहुत से लोग गुर्बत की वजह से अपने बच्चे साल 6 महीने के लिए बेच जाते हैं। मुझे इंस्टेंसेस और भी कोर्ट हुए थे। ये भी कोई ऐसा मामला लगता है कि गुर्बत के पास जो है वालिदैन ने इधर भेज दिया बच्चा और पैसे ले लिए, इस तरह का सिलसिला लगता है मुझे? आपने कुछ तहकीक की है? बिल्कुल सर, गुर्बत भी एक ऐसा ही किसी की किस्मत का कहें, क्या कह सकते हैं। इस बच्चे के साथ भी यही सूरत हाल है। इस बच्चे की माँ गूंगी है और ये घर के अंदर इसका बाप मजदूरी करता है, जो कि चंद 100 रुपए रोजाना कमाता है, चंद 100 रुपए, 100-200 रुपए की दिहाड़ी लगती है। वो काफी कमजोर है, इसीलिए उसने अपने बच्चे को इस होटल के मालिक के पास भेज दिया कि आप इसको रख लें और हमें चंद जो 1000 रुपए बनते हैं वो हमें दे दिया करें, ताकि हमारे घर का गुजर बसर हो सके। और यही सूरत हाल है। वो 5000 रुपए महीने के बाद इसके घर भिजवा देता है। बहरहाल खाना वगैरह ये होटल पे ही खाता है, लेकिन 15 घंटे ड्यूटी करने के बाद सिर्फ 5। इस तरह के और बच्चे भी उमर इस जो मालिक है इसके होटल पे काम करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसके होटल पे तो नहीं जा सका था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और ये होटल बंद कर चुका था, लेकिन मैंने फोन पे जरूर बात की और फोन पे मुझे इसके जो होटल का मालिक है उसका नाम है काशिफ, उसने यही बात बताई कि इस बच्चे के आए दिन हमें चोरी की और इस तरह की शिकायतें मिलती थी। मतलब कि वो अपने तरफ अपनी साइड सेव करना चाह रहा था, इसलिए उसने इल्जाम ये लगा दिया। और जो कि तरह अजीब सा था, मैंने जब उससे पूछा कि आपने 1.5 लाख रुपए अपनी दुकान में रखा है, तो वो फौरन मुकर गया कि नहीं इसने वक्तन चोरी की है। अच्छा ये बताइए उमर, ये बताइए कोई प्यूनिटिव एक्शन कहीं सरकार भी है इस मुल्क में या नहीं? कोई पूछ रहा है उस आदमी को जिसने ये तशद्दुद किया? सही साहब, रात के टाइम
थाने में चले जाए ना तो उसको थाने के अंदर पाँव रखने की इजाजत नहीं होती, और जब थाने का दरवाजा खटकाया जाए तो उनसे कहा जाता है कि अभी हम सो रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करें। और इस बच्चे के साथ भी यही सूरत हाल है। अभी तक इसकी ये FIR दर्ज कराने के लिए दरखास्त लेकर एक जिसका कजन जो कि किसी और होटल पे काम करता था, वो उसको पता लगा तो वो आया और वो उसको साथ लेकर थाने गया। अच्छा, अभी बच्चे की हालत ठीक है? बिल्कुल, उसकी रात को हालत देखकर तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि उसके हाथ से खून निकल रहा था, उसके एक आंख नहीं खुल रही थी, बड़ी बुरी हालत थी। पहले तो उसके तबीयत इमदाद के लिए जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए, सरसरी से उन्होंने बैंडेज वगैरह लगाए और थोड़ी बहुत उसको तबीयत इमदाद दी की, लेकिन जो उसको जख्म आए वो अंदरूनी जख्म है। वो बच्चा तो पहले बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी फिलहाल। बहुत शुक्रिया उमर याकूब। शाजिया, मैं ये कह रहा था कि अगर किसी अरबाब इख्तियार को इस बच्चे में अपने बच्चे की सूरत नज़र आ जाए तो उसे अस्पताल में भी ले जाएं और उनको भी पकड़ें। मगर मैं आपको एक बात यहाँ बिफोर आई कंक्लूड दिस स्टोरी में आपको लियान डेविडोविच ट्रोट्स्की की जो बायोग्राफी है सवाने उमरी का एक पैरा थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। वो लिखता है कि हमारे इशराफिया के अदब में ये रस्म बन गई है कि जब भी हम बचपन का जिक्र करें तो ऐसे लगे जैसे कोई हरी भरी चरागाह थी, बड़ा खूबसूरत मंजर था। मगर हकीकत हाल ये है कि हम में से अक्सरियत का बचपन इतना तल्ख होता है कि हम पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत भी नहीं रखते। और वो कंक्लूड करता है और कहता है कि ज़िंदगी हमेशा कमज़ोर को निशाना बनाती है और बच्चे से ज़्यादा कमज़ोर कौन होता है। तो ये है, ये वो ब्रूटैलिटी है, ये वो फाशी है, ये जो वो इकोनॉमिक नेकेड फाशी यहाँ पे हो रही है। शाजिया, हम बड़ी और भी बातें करते हैं तो ये मीडिया पे भी आया जी, ये इसको कोई फाशी नहीं समझता। ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म है, ये जो माशी टेररिज्म है, माशी दहशत गर्दी है, इस पे किसी की जो तक नहीं रहती। और हमारे सारे के सारे जो हैं आज हम इंशाल्लाह करेंगे कवर, और कर भी रहे हैं। अदालत को कवर करेंगे, PM साहब को कवर करेंगे, CM साहब को भी कवर करते रहेंगे। मगर ये कहीं ना कहीं मीडिया भी तो इसमें इन्वॉल्व है ना। अब मीडिया भी तो सारा देखें, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचा हुआ है, किसी खबर को इतनी कवरेज नहीं मिलेगी। गलत है अगर तो पहुंचा हो, मतलब है उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, उसको सेंसर तो नहीं कर सकते। लेकिन बात यह कि रूलिंग क्लास, मीडिया ने भी अपनी प्रायोरिटी सेट की है। जब ऊपर से देखते हैं ना कि उनकी प्रायोरिटीज के, उनकी प्रायोरिटीज ज़ाहिर है, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है जो उनकी है, तो फिर हम उसी को फॉलो करते हैं और फिर उसी पे हम चर्चा करते रहते हैं और वाह करते हैं। कॉलर है लाहौर से शहजाद। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी मैम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। जी बोलिए। जी, इस बच्चे का मैंने अभी TV पे देख रहा था, बहुत दुख हुआ, यकीन यानी कि बाकी दिली सदमा पहुंचा है। और इस तरह के जालिम लोग हैं। और लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि मैं भी इस चीज का शिकार रह चुका हूँ, इन जागीरदारों का, इन बडेरों का, इन जो बड़े बड़े बासर लोग हैं। मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो भी हुकूमत का एक हिस्सा है, तो मैं अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि इसी तरह से करते हैं लोग, उनके लास्ट में कहते हैं कि इल्जाम लगा देना कि पैसे ले गया, इन्होंने चोरी कर ली, इन्होंने ये कर लिया या वो। ये आज भी लोग हैं लाहौर के अंदर और पढ़ी लिखी फैमिली है, इस तरह के लोग इस तरह का करते हैं, जुल्म करते हैं। ये आमराना वडेराना जो इनकी है ना, वो सोच आज भी लोग हैं और शर्म आती है उन लोगों को, इस तरह के लोग इस तरह जुल्म करते हैं। बिल्कुल, ये समझते कि मैं हर किसी को गुलाम बना लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, शुक्रिया। एक और कॉलर है पेरिस से, आरिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। ओ बाबा, हमारा मुल्क किस हाल में जा रहा है। आप नए वजीर आजम को एक दिन बाद बुला लेते हैं, दूसरे दिन बुला देते हैं। ओ बाबा, आप वो भी देखे ना, जो असगर खान का केस है, ये तो मैं पहले भी आपको आपके प्रोग्राम, आपके दुनिया के प्रोग्राम में बताया था कि क्या फैसला आ रहा है मुजीब शामी के प्रोग्राम में। एक दिन पहले ही बता दिया था मैंने क्या फैसला अदलिया लेके आ रही है और वो आपके रिकॉर्ड में है। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो असगर खान का केस है उसकी भी डील हो गई है। आज मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से बात कर रहा हूँ, 3 माह के बाद ये जो अब तारीख आ रही है असगर खान की, 3 माह की तारीख डलेगी। और जिन्होंने किरदार अदा किया है आर्मी और जिन जनरलों ने, और उस शख्स ने किरदार अदा किया है जिसने 2 दफा मार्शल हमारे मुल्क में लगाई थी, और वो PLMN का मेंबर भी कौमी असेंबली का है, और चौधरी साहब ने भी साथ डील करवाई है। और भाई मेरे आपसे एक वजीर आजम के पीछे पड़ गया, अल्लाह गंजे को नाखून न दे,
जो 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 चाहता है जिसको बुला लेता है भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनकी राय सामने आ गई है और वो कह रहे हैं, लेकिन देखें ना जी, वो अभी कह रहे थे कौम डिवाइड, कौम कोई नहीं डिवाइड हुई, ऊपर से ऊपर की डिवीजन है। कौम बेचारी तो ये रिलीफ मांग रही है कि कोई चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं, रोज़गार मिल जाए, वहाँ ये है कौम का इशू, ऊपर नहीं है। मगर शादी वक्त कम है और मेरे पास एक और आज एक्सक्लूसिव स्टोरी है। हम बलवाल का जो रेलवे स्टेशन है उसकी कुछ फुटेज भी हमने मंगाई है, उसके नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वहाँ पर ट्रेन चला करती थी बलवाल से मलकवाल तक, जो 28-30 मील का है, उसकी डिटेल्स वो बताएंगे। 10 रुपये से 20 रुपये उसका किराया था। फिर वो ट्रेन बंद हो गई और बंद कर दी गई, जैसे हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया है और अभी बताएंगे भी। और फिर ये हुआ कि वो 60 रुपये उसका किराया हो गया। तो इसके साथ मैंने एक और चीज़ भी जोड़ी है कि यही जो ट्रेन हमें मिली थी इससे पहले, अगर हम देख सकें, हम वो फुटेज देखें जो बलवाल के रेलवे स्टेशन की हालत ज़ाहिर है। फिर हम कुछ, मैंने इंडिया के जो रेलवे स्टेशन और ट्रेन हैं उसकी भी हमने फुटेज रखी है, ज़रा उसका हमारे कंपैरिजन होगा। अच्छा, ट्रेन चलती थी भेरा से मलकवाल तक, तो इसका किराया 10 से 20 रुपये था। ये अंग्रेज़ बना के गए थे। ये इसकी जो अब शक्ल बनाई है वो खैर से हमने बनाई है। तो अब इसमें आवाम का कितना नुकसान हुआ, और इसमें जितनी तिजारत होती थी, जितना जो सामान तिजारत का या ट्रेड का लाया जाता था, उसमें शाजिया अगर 20 रुपये आपका किराया या 10 रुपये आपका किराया है, तो जाहिर है जब वो महंगा आएगा तो वही आगे आवाम को ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमने ट्रेन को तबाह नहीं किया, बल्कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट जो है, और जिस तरह कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट माफिया जो है उसने ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली इसको जो है वो ताराज किया, बर्बाद किया। और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जो मसलन एक ट्रेन जो है वो 40 ट्रकों का सामान ला सकती है, बिल्कुल, तो फिर उसी तरीके से उसकी जो कास्ट है कम हो जाती है। फिर इसी तरह लोग सफ़र करते हैं उसमें, और इसमें जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ट्रेन की, और वो आम जो ट्रांसपोर्ट है उसके मुकाबले में 18% होती है। और पूरी दुनिया में ये रहा है, हर जगह से डेवलप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। चाइना, जो भी लोग मुल्क तरक्की कर रहे हैं, इंडिया के और बड़े मसाइल होंगे, मगर उन्होंने, लेकिन उनकी ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी है। ये भी देखें कि इंडिया की ट्रेनें कैसी चल रही हैं, हमने अपनी भी देखी हैं। अब ये देखिए, ये उनका रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल, और ये उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं, और बिल्कुल वहाँ पे ट्रेन टाइम पर आती है, टाइम पर जाती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कॉन्टिनेंट चेक करें, बिल्कुल ये इधर सब कॉन्टिनेंट में ही है। वो कोई मतलब कोई यूरोप नहीं है, वही आप वाली बात, मरीख पर नहीं है। हाँ, और ये देखें, ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उनकी ट्रेनें हैं, और हमने क्या अपनी सूरत हाल कर ली। और इसके लिए क्या है, सिर्फ चंद टकों की, अच्छा, जो उन्होंने अपने किराए भी सस्ते किए हैं, किराए सस्ते किए हैं। उसके अलावा जो है उनके लिए तो खैर उनके मुल्क की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा, आबादी बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी एक बहरहाल एक मिसाल तो है, बिल्कुल। तो इसमें शाजिया हम अगर बात भी कर सकें, जो हमारे नुमाइंदा हैं हमारे यहाँ, तो वो ज़रा ये मैसेज देते हैं, ये कह देते हैं कि आप इससे अच्छा, इस तरह चलाने से बेहतर है आप ये महकमा ही ख़त्म कर दें। हाँ, बड़े ध्यान आते हैं जिन मुल्कों में रेलवे नहीं है वो भी तो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो जहाँ पर रेलवे नहीं है। तो मिर्ज़ा असलम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा असलम, जब से यहाँ पर ये ट्रेन सर्विस ख़त्म हुई है, ज़ाहिर है लोगों के लिए और ट्रांसपोर्ट के किराए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, क्या कहते हैं लोग यहाँ पर? ये ट्रेन बेरा से मलकवाल की तरफ जाती थी। ये 1880 में ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। तो अवाम का ये अपना इसमें सियासत इन्वॉल्व है। नदीम अफजल चंद है जिसकी ज़ाती ट्रांसपोर्ट चल रही है बेरा से मलकवाल तक, और हमारे साबका वज़ीर ख़जाना अहसानुल हक प्रेचा हैं, उनकी भी ट्रांसपोर्ट चल रही है। इनका किराया 20 रुपये था। ये 28 किलोमीटर का फैसला है बेरा से मलकवाल तक का, जबकि 20 रुपये किराया ट्रेन का था। इनकी ट्रांसपोर्ट, सियासतदानों की ट्रांसपोर्ट 60 रुपये वसूल कर रही है बेरा से मलकवाल तक, जबकि सेफ्टी आरटीए भी इस पर एक्शन नहीं कर रहा। हुकूमत ने 60 पैसे फी किलोमीटर अपना सीएनजी और 70 पैसे फी किलोमीटर पेट्रोल की इन्होंने रखी है किराया। लेकिन ये देखें कि कितना जुल्म है, 28 किलोमीटर का 60 रुपये वसूल किया जा रहा है। इतना जुल्म हो रहा है। ट्रैक बंद कर दी गई है, ट्रैक की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। ये कि रेलवे स्टेशन के ऊपर पुख्ता दुकानात बना ली गई है, मकानात बना लिए गए हैं। ये कौन लोग हैं? अपना बेग साहब ये बताइए कि ये जो सरकारी जमीन है इस पे मकानात और ये किसने बनने दिए? कल साहब ये सियासतदानों के ही अपने आदमी है जिन्होंने ट्रेन के ऊपर हजूरपुर के ये अपना स्टेशन है उसके ऊपर उन्होंने पुख्ता मकान बना लिए हैं, दुकानें बना ली हैं। आपको ये बताता चलूं कि ये जरी जमीन होती है रेलवे के साथ तकरीबन काफी रकबा होता है, किले जो इसके इर्द गिर्द होती है रेलवे लाइन के, वो भी इन्होंने काबज कर लिया। वो जरी जमीन बना लिया इन्होंने, वो काश्त करते हैं, अनाज
इस्तेमाल करते हैं, उसके पैदावार लेते हैं। इसीलिए नदीम चांद हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर हैं, वफाक के हैं, वो इसी हल्के चोट से अपना MNA हैं, उनको बार बार बावर करवाया गया कि ये ट्रेन बंद हो गई है। उसने अपना इलेक्शन से पहले इन लोगों से वादा किया था कि ये ट्रेन चलेगी, लेकिन जो ही ये उन्होंने रब्ता किया तो उसने कहा ये ट्रेन नहीं चल सकती। ये एक सूरत में चल सकती है कि इसको कोई शख्स ठेके पे ले ले। एक है हजूरपुर के मोहम्मद अनवर, उन्होंने इसकी बहाली के लिए दरख्वास्त दी तो रेलवे महकमे ने इसका तखमीना लागत 87 करोड़ पे लगाया, लेकिन उन्होंने कोशिश की, दोबारा कोशिश की तो वो तखमीना लागत 22 करोड़ पर आ गया बहाली के लिए। आपका बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया, ये एक जो बलवाल है ये माइक्रोकाज़्म है हमारी। वो एक छोटी सी शक्ल देख सकते हैं जिसको आप ज़हन में लाएं। मुझे चकवाल का स्टेशन याद आ गया जो मेरा भाई शहर है, और जो जगह है जिनको हमने बर्बाद कर दिया। हम ट्रेनों में सफ़र किया करते थे, एक मुझे ज़माना याद है। और अब जदीद दौर जिसमें दूसरे मुल्कों में हम डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिस्टमेटिकली ख़त्म कर रहे हैं। कभी ट्रांसपोर्टर माफिया का नाम आता है, कभी NLC का नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। मैं ट्रांसपोर्टरों को क्या कहूँ, सरकार जो है जिसने इसको रेगुलेट करना है, आवाम के मफाद का ख्याल रखना है। मगर फिर बात ये होती है कि जब वही लोग जिनके तजारती मफादात होते हैं वो सियासत में भी ऊपर आ जाएं तो फिर मेरे ख्याल में आवाम के लिए सफ़र करते हैं। बिल्कुल। एक और खबर है तिकाई साहब आपकी। शाजिया, ये भी जो है देही आज देहात से जुड़ी हुई है। देही इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जो बड़ी खौफनाक है। इसमें शाजिया ये है कि तकरीबन ये जो ICT एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन्होंने कहा है कि हमें 54 ब्रिजेज़ जो हैं देहाती इलाकों में चाहिए, जिनके ना होने की वजह से जो 6 से 7 आदमी हर साल जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। उन्हें ऐसे दुश्वार गुजार नलों में से या उन नदियों में से गुजरना पड़ता है या गाड़ी गुजारनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। PSDP जो है जो पाकिस्तान का सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसके लिए उसमें हम पैसे नहीं दे सकते। अब शाजिया, अब अगर ये पैसे नहीं दे सकते तो फिर हम करप्शन के लिए तो 8 अरब रुपया डेली रेज करते हैं ये कौम, वो तो हम कर सकते हैं, मगर हम लोग तो ये मसला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कायद साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।